अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल टीच टेक। आई होप आप लोग खैरियत के साथ होंगे और साथ साथ तैयारी कर रहे होंगे। हम आपके साथ केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। हमारे चैप्टर का नेम है मैटर और हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है हम उसको लिखते हैं और फिर उसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से आज हमने कंटिन्यू करना है डिफरेंशिएट बिटवीन कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस। ये जो कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन का टॉपिक है ये हमने डिटेल में क्वेश्चन नंबर इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस किया हुआ है। कोलॉइड्स का पार्टिकल साइज 1 से 1000 नैनोमीटर होता है और सस्पेंशन का साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। और जो पार्टिकल साइज के चेंज होने की वजह से इनके प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ जाता है। मैं प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। आप वहाँ से जाकर क्वेश्चन नंबर 5 डिफरेंशिएट बिटवीन कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन को वॉच कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। डिफरेंशिएट बिटवीन का बी पार्ट है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड द सी पार्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशंस। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स का डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन का डिफरेंस हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में डिस्कस किया हुआ है। आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। एलिमेंट्स बेसिकली होते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक और एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं केमिकली तो कंपाउंड्स बनाते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है और डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें कम सॉल्यूट डिसोल्व हुआ होता है। तो आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में से क्वेश्चन नंबर 5 में से इसको देख सकते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं हमारे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। इसका आंसर पेज नंबर 22 से स्टार्ट होता है। तो हम डेफिनेशन से इसका स्टार्ट लेते हैं। डेफिनेशन है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच डिसॉल्व्स इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। इसमें हमारे पास तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो सॉल्यूट की अमाउंट, उसके बाद सॉल्वेंट की अमाउंट और उसके बाद टेम्परेचर। ओके, तो ये डेफिनेशन डिस्क्राइब करती है कि एक सॉल्वेंट है हमारे पास, उसमें उसका स्पेसिफिक टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज नहीं करना हमने। तो उस वक्त हम उसमें मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं वो होगी उसकी सॉल्युबिलिटी। फॉर एग्जांपल ऐसे देखें आप लोग इसको। अगेन हम अपने सिंपल एग्जांपल लेते हैं शुगर एंड वाटर की। लेट्स से हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है। तो हमने इसमें शुगर को डिज़ोल्व करना शुरू किया। हमने ये नोट किया कि तकरीबन 20 ग्राम ऑफ शुगर इस 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में डिज़ोल्व हो गई है। अब हम मज़ीद इसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो वो नहीं हो रही। ठीक है, ये सपोज अमाउंट है 20 ग्राम और 100 सेंटीमीटर क्यूब सपोज है, फिक्स नहीं है। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में जब हम शुगर डिज़ोल्व करना शुरू हुए तो सिर्फ 20 ग्राम डिज़ोल्व हुई और इस वक्त हमारा जो टेम्परेचर था वो था 25 डिग्री सेल्सियस। उसके साथ ही हम देखते हैं कि अच्छा 25 डिग्री सेल्सियस पर जब हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब में शुगर को डिज़ोल्व करना शुरू किया तो सिर्फ 20 ग्राम हुआ डिज़ोल्व। अब हमने क्या किया कि उसी बीकर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करके 25 से 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया और फिर हमने उसमें मज़ीद शुगर ऐड करना शुरू की। तो हमने नोट किया कि टोटल 30 ग्राम शुगर इसमें डिज़ोल्व हो गई है। तो ये स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पे किसी स्पेसिफिक सॉल्वेंट पे डिज़ोल्व होता है उसको हम कहते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि जो सोल्यूट की अमाउंट किसी भी स्पेसिफाइड सॉल्वेंट में स्पेसिफिक टेम्परेचर पर डिज़ोल्व हो रही है हम उसको कहते हैं कि ये सोल्यूट की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं सोल्युबिलिटी का। नेक्स्ट पॉइंट है इसी सॉल्युबिलिटी के टॉपिक में फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले सॉल्वेंट है। अगर मैं NaCl को डिज़ोल्व करना शुरू करूँ वाटर में और फिर मैं उसके अलावा अल्कोहल में डिज़ोल्व करूँ तो आप लोग देखेंगे NaCl अल्कोहल में कम डिज़ोल्व हो रहा है, वाटर में ज़्यादा डिज़ोल्व हो रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सोल्यूट है उसकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है कि कौन सा हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं। अगर हम अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं NaCl के लिए तो सॉल्युबिलिटी कम है, अगर हम NaCl के लिए वाटर यूज़ कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, सोलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट कैन बी इंक्रीज और कैन बी डिक्रीज। ओके, इसी तरह प्रेशर, हाँ जी, बोथ प्रोसेसेस आर पॉसिबल कि सोलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है विद अ चेंज इन प्रेशर। हमने फैक्टर्स में से जो डिस्कस करना है वो टेम्परेचर को करना है, क्योंकि आपकी बुक में यही गिवन है। तो अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है सोलिबिलिटी पर। कुछ सोल्यूट्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि अगर हम उनको किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें और उसके बाद हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो उनकी सोलिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि शुगर को, बल्कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब हम शुगर को हॉट वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व होती है, और अगर कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व करें तो कम शुगर डिज़ोल्व होती है। तो ये इफेक्ट है टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट, कि सोलिबिलिटी इंक्रीज करेंगे, सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, एक सॉल्ट है पोटेशियम क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है NaCl कॉमन सॉल्ट, इसी तरह एक और सॉल्ट है पोटेशियम क्लोराइड KCl। अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखें तो हम देखेंगे कि 100 ग्राम वाटर में 34.7 ग्राम KCl डिजोल्व हो सकेगा। लेकिन अगर हम अपने सॉल्यूशन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर दें तो हम देखेंगे कि वाटर उतना ही है 100 ग्राम, लेकिन उसमें KCl की जो अमाउंट है वो 58 ग्राम तक डिजोल्व हो सकती है। तो इससे हमें पता चला कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से KCl की जो सोलिबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई। तो ये है डायरेक्ट रिलेशन। अब हम पढ़ते हैं इसके ऑपोजिट। ओके जी, नेक्स्ट है डिक्रीज इन सोलिबिलिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो सोलिबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। समटाइम ऐसे भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूट है, हमने इसको 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व किया और जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रखा तो हमने देखा कि ये 0.1 ग्राम डिज़ोल्व हो रहा था। लेकिन जब हमने 20 से टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया तो हमने देखा कि उतने ही वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो सोलिबिलिटी थी वो कम हो गई है। अब वो 0.1 से डिक्रीज होकर 0.06 तक पहुंच गई है। तो इस तरह कुछ सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, उनका इनडायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। तो ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स जिसमें से हमने सिर्फ टेम्परेचर को डिस्कस किया है। आगे एक ग्राफ है। ग्राफ वेरी सिंपल है। अगर आप लोगों को ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेशन लिखें, फैक्टर्स के नेम दें, इसको एक्सप्लेन करें और उसके बाद ग्राफ में से 3-4 कोई सॉल्ट्स ले लें, सॉल्यूट्स ले लें और उनका ग्राफ बना दें। सारों का बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, ये मैंने कुछ ग्राफ बनाया है, आप लोग देखें। एक्स एक्सिस पे हमारे पास है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, और वाई एक्सिस पे हम देखें तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाता है पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में सोलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है सोल्यूट्स की। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमने 4 को डिस्कस किया है। आपकी बुक में काफ़ी सारे हैं जो आपको इजी लगे बनाना, आप बना सकते हैं उसको। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये फर्स्ट जो हमें कर्व नज़र आ रही है SO2 की। सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर देखें इसकी सोलिबिलिटी कितनी है, 30 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं 10 से 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 डिग्री सेल्सियस तक जब पहुंचा 0 से लेकर 90 तक, तो आप लोग देख रहे हैं सोलिबिलिटी 30 ग्राम थी स्टार्ट में, अब कितनी हो गई है। इसको देखें, यहाँ पे सोलिबिलिटी सबसे नीचे वाली कर्व इसकी है, तो ये तकरीबन बन रही है कुछ 5 ग्राम। यानी कि SO2 की सोलिबिलिटी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज हो गई है 30 से लेकर 5 ग्राम तक। ग्राफ आप लोगों को रीड करना आता है, आई होप कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आप लोगों को रीड करना आता होगा। इसको हम बेसिकली ऐसे करते हैं कि जहाँ पे ये वैल्यू नज़र आ रही है हम इसको मिला के ले जाते हैं वाई एक्सिस तक, और वाई पे जो वैल्यू आ रही हो वही उसकी यहाँ पे वैल्यू बन रही है। ठीक है, इसी तरह अब हम ये सेकंड कर्व देखते हैं, ये यहाँ से लेकर ये सीधी लाइन ऐसे जा रही है जिसको मैंने लेबल किया हुआ है अमोनियम क्लोराइड से NH4Cl। NH4Cl पे देखें कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो इसकी सोलिबिलिटी कितनी थी, 30 ग्राम ऑलमोस्ट।
ओके। जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज करते गए, यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जब हम इधर मूव कर रहे हैं, तो देखिए टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ सोलिबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। जब टेम्परेचर 90 डिग्री पर और 90 से अबव जा रहा है, तो आप देखें अमोनियम क्लोराइड की सोलिबिलिटी 30 से इंक्रीज होकर यहाँ तक पहुँच गई है। यहाँ पे कितनी बन रही है, इसको वाई एक्सिस से मिला के ऐसे देखें, ये 70 और 80 के दरमियान बन रही है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर अमोनियम क्लोराइड की जो सोलिबिलिटी थी वो 30 थी ऑलमोस्ट, 90 डिग्री पर ऑलमोस्ट कितनी हो गई है, 70 से कुछ कम है, 65 समझ लें आप लोग इसको। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि थर्ड कर्व, ये जो सीधी ऑलमोस्ट सीधी लाइन जा रही है, लेकिन ये सीधी नहीं है बिल्कुल, थोड़ा सा इसमें स्लाइड सा इंक्रीज है। ये है NaCl की कर्व। NaCl को जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो ये 30 से 40 के दरमियान इसकी सोलिबिलिटी आ रही है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, स्लाइड सा इंक्रीज आया है, पहले 35 था तो अब 38 ग्राम पर हो गया, पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो NaCl का हमने देखा कि बहुत थोड़ा इंक्रीज आया है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। लास्ट कर्व है जी अमोनिया की, ये जो अमोनिया से आ रही है, इसका भी टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसकी सोलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है। पहले देखें 0 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया की सोलिबिलिटी कितनी है, 90 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 100 ग्राम वाटर में ये 90 ग्राम तक डिजोल्व हो सकती है। जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, हमने देखा कि इसकी सोलिबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, जब हम 90 डिग्री पर पहुंचे, तो ये सेकंड वाला लाइन इसकी है, जब हम 90 डिग्री पर पहुंचे तो हमने देखा कि इसकी डिक्रीज होकर 8 ग्राम तक आ गई है। तो इस तरह हमारे पास ये टू एग्जांपल मैंने दी है, NaCl और अमोनियम क्लोराइड। ये जो है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अमोनिया की और सल्फर डाइऑक्साइड की टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ सोलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है। आई होप आप लोगों को ये ग्राफ समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आया, ग्राफ रीड करना नहीं आता, तो आई थिंक समझ नहीं आया होगा, तो आप लोग काइंडली कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं इंशाल्लाह ताला इसके ग्राफ पे एक अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए आप लोगों की। तो काइंडली कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। अभी तक के लिए इतना ही। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें से आप लोगों को कोई टॉपिक समझ ना आया हो, या इससे रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक हो जो मैंने डिस्कस ना किया हो, तो काइंडली आप लोग कमेंट कर दिया करें। कमेंट बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आप लोग कर सकते हैं। ओके, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी सी तैयारी करते रहें।